Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss the most important and highly expected questions of BEGM 163 for the June 2026 IGNOU exam. So let's get started. Define the novel. Discuss its major characteristics. नोवेल क्या है? नोवेल एक लंबी फिक्शनल स्टोरी होती है जो प्रोज में लिखी जाती है। इसमें लोगों, जगहों और इंसिडेंट को बहुत डिटेल और रियलिस्टिक तरीके से बताया जाता है। नोवेल शब्द का मतलब होता है कुछ नया। ये ना सिर्फ हमें एंटरटेन करती है बल्कि लाइफ और सोसाइटी के बारे में इम्पॉर्टेंट लेसन्स भी सिखाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नोवेल। नोवेल की खासियत, रिटन इन प्रोज। इसका मतलब है कि ये पोइट्री की तरह नहीं बल्कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में लिखी जाती है। लॉन्ग फिक्शनल स्टोरी, ये एक लंबी कहानी होती है जो काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है। प्लॉट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इसमें घटनाओं का एक सिलसिला होता है जो एक के बाद एक चलता ही जाता है। मेन एंड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, कहानी में कुछ मुख्य किरदार होते हैं और उनका साथ देने वाले कुछ छोटे किरदार भी होते हैं। सेटिंग, टाइम एंड प्लेस, हर नॉवल की एक फिक्स जगह और समय होता है जहाँ कहानी सेट होती है। थीम और मैसेज, हर नॉवल के पीछे एक मुख्य विषय या संदेश होता है। रिफ्लेक्ट्स रियल लाइफ एंड सोसाइटी, भले ही ये फिक्शनल हो पर ये हमारे असली जीवन और समाज की सच्चाई को दिखाती है। कैरेक्टर ग्रोथ, कहानी के साथ साथ कैरेक्टर्स के स्वभाव और सोच में बदलाव आता है। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ द नोवेल। नोवेल क्यों ज़रूरी है? नोवेल्स हमें इंसानी इमोशंस, रिश्तों, कल्चर और सोसाइटी को बेहतर समझने में मदद करती है। इससे हमारी सोचने की क्षमता और इमेजिनेशन भी बढ़ती है। कंक्लूजन क्या है? नोवेल लिटरेचर का सबसे पॉपुलर फॉर्म है क्योंकि ये एंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों को ही साथ लाती है। ये ह्यूमन हमें ज़िंदगी को एक नए और बेहतर नज़रिए से देखने में मदद करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्लॉट क्या है? व्हाट इज़ प्लॉट? एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। प्लॉट किसी नोवेल में घटनाओं का एक सिलसिला होता है। ये कहानी की सभी इंसिडेंट्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में जोड़ता है और स्टोरी को शुरुआत से अंत तक आगे बढ़ाता है। प्लॉट के हिस्से मतलब पार्ट्स ऑफ ए प्लॉट, इसको एक्सपोजिशन भी कहते हैं। यहाँ कहानी के कैरेक्टर्स और सेटिंग्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। राइजिंग एक्शन, यहाँ से कहानी में असली प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं जिससे इंटरेस्ट बनता है। क्लाइमैक्स, ये कहानी का सबसे एक्साइटिंग और टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ ड्रामा पीक पर होता है। फॉलिंग एक्शन, क्लाइमैक्स के बाद यहाँ से समस्याएं सुलझना शुरू हो जाती हैं। कंक्लूजन, इसको रेजोल्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है और सब कुछ सेटल हो जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लॉट। प्लॉट ज़रूरी क्यों है? मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग, ये कहानी को मज़ेदार और पढ़ने लायक बनाता है। क्रिएट सस्पेंस, इससे रीडर के अंदर अगला क्या होगा ये जानने की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। कनेक्ट्स डिफरेंट इवेंट्स, ये अलग अलग घटनाओं को एक साथ सही तरीके से जोड़ता है। हेल्प्स डेवलप कैरेक्टर्स, प्लॉट के उतार चढ़ाव से ही किरदारों का बदलाव और विकास होता है। गिव्स अ क्लियर स्ट्रक्चर टू द नोवेल, ये नोवेल को एक भटकती हुई कहानी बनने से रोकता है और एक साफ ढांचा देता है, एक साफ स्ट्रक्चर देता है। कीप्स रीडर एंगेज्ड, इससे रीडर्स कहानी से बंधे रहते हैं और बोर नहीं होते। कंक्लूजन, एक अच्छा प्लॉट किसी भी नोवेल की बैकबोन होता है। बिना प्लॉट के कोई भी कहानी बहुत कंफ्यूजिंग, भटकी हुई और कम इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टर का मतलब है कहानी का कोई पर्सन, जबकि कैरेक्टराइजेशन वो तरीका, वो मेथड है जिसे राइटर उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है और डेवलप करता है। कैरेक्टर, अ पर्सन इन द नोवेल, ये नोवेल का कोई किरदार या व्यक्ति होता है जिसके आसपास कहानी घूमती है। कैन बी मेजर और माइनर, किरदार बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। परफॉर्म्स एक्शंस इन द स्टोरी, ये किरदार ही कहानी में सारी एक्टिविटीज़ और काम करते हैं जिससे प्लॉट आगे बढ़ता है। कैरेक्टराइजेशन, द मेथड यूज्ड बाय द राइटर, ये वो टेक्निक है जिसे राइटर किरदार को बनाने और दिखाने के लिए यूज़ करता है। शोज अ कैरेक्टर ट्रेट, इससे किरदार के विचार मतलब थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर और पर्सनैलिटी का पता चलता है। मेक्स कैरेक्टर्स रियलिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग, ये कैरेक्टर्स को असली और मज़ेदार बनाता है ताकि रीडर्स उनसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है। एग्जाम्पल,
केट चॉपिन की नोवेल द अवेकनिंग में एडना पॉन्टेलियर एक कैरेक्टर है और जिस तरीके से केट चॉपिन ने एडना के इमोशंस, थॉट्स और आज़ादी की तलाश को दिखाया है उसे कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स कहानी को पॉसिबल बनाते हैं जबकि कैरेक्टराइजेशन उन्हें बिलीवेबल और मेमोरेबल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, नरेशन क्या होता है पहले ये जानते हैं। नरेशन का मतलब होता है कहानी सुनाने या बताने का तरीका, द वे अ स्टोरी इज टोल्ड। कहानी कौन और कैसे सुना रहा है इसी को नरेशन कहते हैं। इसके दो कॉमन टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन नरेशन, इसमें नरेटर खुद कहानी का एक हिस्सा होता है। वो अपनी आंखों से देखी हुई बात बताता है और ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है जैसे आई, मी, माई, वी। एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया। एडवांटेजेस, पर्सनल, ये बहुत पर्सनल लगता है क्योंकि रीडर्स को सीधे कैरेक्टर के दिल की बात पता चलती है। इमोशनल, इसमें फीलिंग्स और इमोशंस ज़्यादा गहरे होते हैं। इजी टू कनेक्ट, रीडर्स के लिए नरेटर से कनेक्ट करना और उसकी जगह खुद को रखना आसान हो जाता है। थर्ड पर्सन नरेशन, इसमें नरेटर कहानी के बाहर होता है, वो एक ऑब्जर्वर की तरह सब कुछ देखता है और बताता है। वो कैरेक्टर्स के लिए ऐसे प्रोनाउंस यूज़ करता है जैसे ही, शी, दे, इट या फिर उनके नाम। एग्जाम्पल, ओकोनवो वर्कड हार्ड ऑन हिज फार्म। ओकोनवो ने अपने खेत पर कड़ी मेहनत की। एडवांटेजेस, ब्रॉडर व्यू, इसमें रीडर को एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के थॉट्स और पूरी दुनिया का हाल एक साथ पता चल सकता है अगर ओमनिसेंट हो। ये ऑब्जेक्टिव, ये कहानी को ज़्यादा न्यूट्रल और बिना किसी के पक्ष का दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंक्लूजन। दोनों नरेशन स्टाइल्स का अपना अलग मज़ा है। फर्स्ट पर्सन हमें किसी एक किरदार के बहुत करीब ले जाता है जबकि थर्ड पर्सन हमें पूरी कहानी का एक बड़ा नज़रिया देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फॉर्म एंड कंटेंट इन फिक्शन। फॉर्म और कंटेंट किसी भी नॉवल या फिक्शन के दो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से होते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कंटेंट क्या है? कंटेंट का मतलब होता है कि कहानी किस बारे में है, व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट। ये कहानी का रॉ मटेरियल या मुख्य मुद्दा होता है, इसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। कैरेक्टर्स, कहानी के किरदार। थीम्स, कहानी का मुख्य संदेश, मुद्दा या विषय जैसे वॉर, रिवेंज, कुछ भी। इवेंट्स, कहानी में होने वाली घटनाएं। आइडियाज़, वो विचार जो कहानी के ज़रिए दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, फॉर्म का मतलब होता है कहानी को कैसे प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, हाउ द स्टोरी इज़ प्रेजेंटेड, ये वो ढंग या टेक्निक है जिससे कंटेंट को सजाया जाता है। इसमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? प्लॉट, कहानी का ढांचा या सीक्वेंस। नरेशन, कहानी सुनाने का तरीका। लैंग्वेज, वर्ड्स और भाषा के चुनाव। स्टाइल, लिखने का तरीका और ढंग। स्ट्रक्चर, नोवेल का सेटअप और ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्टेंस, कंटेंट गिव्स मीनिंग टू द स्टोरी। कंटेंट से ही कहानी को एक मतलब या अर्थ मिलता है। फॉर्म मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। फॉर्म की वजह से कहानी मज़ेदार और समझने में आसानी हो जाती है। बोथ वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सक्सेसफुल नोवेल। एक अच्छी नोवेल के लिए दोनों के साथ काम करना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल, चिन्नुआ अचेबे की मशहूर नोवेल के ज़रिए इसको ऐसे समझ सकते हैं। कंटेंट, इसका कंटेंट है अफ्रीकन कल्चर और कॉलोनियलिज्म, मतलब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा। फॉर्म, इसका फॉर्म है सिंपल लैंग्वेज, थर्ड पर्सन नरेशन और बहुत सारे प्रोवर्ब्स का यूज़। कंक्लूजन क्या है? फॉर्म और कंटेंट दोनों ही बराबर इम्पॉर्टेंट है। एक बेहतर और अच्छी नोवेल वही है जिसमें मीनिंगफुल कंटेंट हो और उसे एक इफेक्टिव फॉर्म के साथ पेश किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्विक रिवीजन। नोवेल एक लंबी काल्पनिक कहानी जो आम बोलचाल की भाषा या प्रोज में लिखी जाती है। प्लॉट, कहानी की सबसे घटनाओं का एक लॉजिकल सिलसिला जो स्टोरी को आगे बढ़ाता है। कैरेक्टर, कहानी का कोई भी व्यक्ति जो किरदार जो सारे एक्शंस करता है। कैरेक्टराइजेशन, वो तरीका या मेथड जिससे राइटर किसी कैरेक्टर की पर्सनैलिटी और इमोशंस को डेवलप करता है। फर्स्ट पर्सन नरेशन का वो तरीका जहाँ कहानी सुनाने वाला खुद कहानी का हिस्सा होता है और आई, मी, माई जैसे वर्ड्स यूज़ करता है।
थर्ड पर्सन, नरेशन का वो तरीका जहाँ सुनने वाला कहानी से बाहर का होता है और करेक्टर्स के लिए ही शी दे यूज़ करता है। कंटेंट, कहानी का मुख्य मुद्दा या विषय यानी कहानी किस बारे में है। व्हाट द स्टोरी सेज। फॉर्म, कहानी को पेश करने का तरीका या टेक्निक यानी कहानी को कैसे प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस एडना पॉइंटेलियर एज ए फेमिनिस्ट कैरेक्टर। एडना पॉइंटेलियर केट चॉपिन की नोवेल द अवेकनिंग की मुख्य किरदार है। उन्हें एक फेमिनिस्ट कैरेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी फ्रीडम, इक्वालिटी और आइडेंटिटी के लिए लड़ती हैं। इस नोवेल के सोसाइटी में औरतों से उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ एक ओबीडियंट वाइफ और केयरिंग मदर बनकर रहें, पर एडना सिर्फ इन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। कैरेक्टर की शुरुआत, नोवेल की शुरुआत में एडना के एक पति और माँ है, पर वो अनहैप्पी है क्योंकि उसकी कोई पर्सनल आज़ादी नहीं है। ग्रैंड इजले इसमें रुकने के दौरान वो अपनी खुद की फीलिंग्स और सपनों को समझना शुरू करती है। वो पेंटिंग करना शुरू करती है, अकेले ज़्यादा समय बिताती है और अपने फैसले खुद लेने लगती है। पिजन हाउस का सिंबलिज्म, एडना अपने बड़े घर को छोड़कर पिजन हाउस में शिफ्ट हो जाती है। ये छोटा घर उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ की इच्छा को दिखाता है। उसका मानना है कि औरतों को भी अपनी चॉइसेस खुद लेने का और अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक होना चाहिए। एडना की स्ट्रगल, भले ही समाज उसकी आलोचना करता है और उसे बहुत अकेलापन का सामना करना पड़ता है, फिर भी एडना आज़ादी की तलाश बंद नहीं करती। उसकी ये लड़ाई दिखाती है कि 19वीं सेंचुरी में औरतों को अपनी पहचान बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट क्या है? कंक्लूजन। एडना पॉइंटेलियर एक पक्की फेमिनिस्ट कैरेक्टर है क्योंकि वो आज़ादी, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्सनल आइडेंटिटी के लिए स्टैंड लेती हैं। उसके किरदार के जरिए ऑथर केट चॉपिन ने वुमेन्स राइट मतलब औरतों के अधिकार और इक्वालिटी की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द थीम ऑफ वुमेन्स फ्रीडम एंड आइडेंटिटी इन द अवेकनिंग। द अवेकनिंग नोवेल का सबसे मुख्य विषय वुमेन्स फ्रीडम है। ऑथर केट चॉपिन दिखाती हैं कि औरतों को भी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है और ना कि सिर्फ अपने परिवार के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने का। एडना की घुटन और बदलाव, मेन कैरेक्टर एडना पॉइंटेलियर एक पत्नी और माँ के रूप में ट्रैप्ड महसूस करती है। वो ये निर्धारित करना चाहती है कि वो असलियत में कौन है। वो समाज के बनाए नियमों पर सवाल उठाती है और आज़ाद होने की कोशिश करती है। वो पेंटिंग करती है, अकेले घूमती है, कॉन्फिडेंटली तैरना सीखती है और अंत में अपने खुद के घर में शिफ्ट हो जाती है। समाज के बंधन मतलब सोशल एक्सपेक्टेशन, हालांकि उस दौर के समाज औरतों से उम्मीद करता था कि वो अपने पतियों की बात माने और सिर्फ परिवार की देखभाल करें। क्योंकि एडना इन सभी एक्सपेक्टेशन को मानने से साफ मना कर देती है, इसीलिए समाज उनकी क्रिटिसाइज करती है और वो बिल्कुल लोनली अकेलापन का शिकार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पर्सनल फ्रीडम वर्सेस सोशल एक्सपेक्टेशन। द नोवेल पर्सनल फ्रीडम, ये नोवेल पर्सनल फ्रीडम और सामाजिक उम्मीदों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत, रिस्पेक्ट, फ्रीडम और अपनी निजी फैसले लेने का बराबर अधिकार होता है। कंक्लूजन, ये कहानी औरतों की आज़ादी और सेल्फ आइडेंटिटी का पूरी तरह समर्थन करती है। ये रीडर्स को प्रेरित करती है कि वो औरतों की इंडिविजुअलिटी और उनके बराबर अधिकारों का सम्मान करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द सिंबलिज्म इन द अवेकनिंग। ऑथर केट चॉपिन ने नोवेल में गहरे विचारों को दिखाने के लिए बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ किया है। द सी, समुद्र इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल है। ये आज़ादी, शांति, खुद की खोज और इंडिपेंडेंस को दिखाता है। जब एडना तैरना सीखती है तो वो खुद को बहुत आज़ाद और कॉन्फिडेंट महसूस करती है। बर्ड्स आमतौर पर औरतों को दर्शाती हैं। अ बर्ड फ्लाइंग फ्रीली, एक आज़ाद उड़ती हुई चिड़िया इंडिपेंडेंस और मुक्ति का प्रतीक है। अ बर्ड ट्रैप्ड इन अ केज, पिंजरे में बंद चिड़िया उन औरतों को दिखाती है जो समाज के बंधनों के कब्जे में हैं। स्विमिंग करना एडना के सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनल ग्रोथ को दिखाता है। ये उसकी ज़िंदगी में बदलाव या अवेकनिंग की शुरुआत को मार्क करता है। द पिजन हाउस,
पिजन हाउस वो छोटा सा घर है जहाँ एडना अकेले रहना चाहती है। ये उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की इच्छा और अपने फैसले खुद लेने की चाहत को सिंबलाइज करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सिंबलिज्म, ये सारे सिंबल्स रीडर को एडना के अंदर चल रहे इमोशंस और कहानी के मुख्य विषय मतलब थीम्स ऑफ फ्रीडम एंड आइडेंटिटी को गहराई से समझने में मदद करते हैं। कंक्लूजन, नोवेल के सिंबल थ्योरी स्टोरी को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं और रीडर्स को एडना के आज़ादी का सफ़र मतलब जर्नी टूवर्ड इंडिपेंडेंस को बेहतर तरीके से दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द अवेकनिंग। नोवेल का नाम द अवेकनिंग बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है क्योंकि यह मुख्य किरदार एडना पॉन्टेलियर के अपने असली रूप को पहचानने अवेकनिंग टू हर ट्रू सेल्फ की कहानी है। एडना की ज़िंदगी की शुरुआत नोवेल की शुरुआत में एडना एक आम पत्नी और माँ की तरह जीती है। वो समाज के बनाए सभी नियमों को बिना कोई सवाल उठाए मानती है, लेकिन ग्रैंड इजले में रुकने का दौरान उसके अंदर एक बदलाव आता है। वो महसूस करती है कि उसे अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम, हैप्पीनेस, आइडेंटिटी चाहिए। उसकी अवेकनिंग का लेवल, एडना की ये बदलाव अलग तरीकों से होता है। इमोशनल अवेकनिंग, वो अपने अंदर की दबी हुई भावनाओं को महसूस करने लगती है। मेंटल अवेकनिंग, वो दिमागी तौर पर समाज के पुराने ख्यालातों और बंधनों से आज़ाद होती है। आर्टिस्टिक अवेकनिंग, वो पेंटिंग करना शुरू करती है और आर्ट के ज़रिए खुद को एक्सप्रेस करती है। पर्सनल अवेकनिंग, वो समझती है कि उसकी खुद की भी एक आज़ाद हस्ती या इंडिविजुअलिटी है। ठीक है, बदलाव और फैसले, इस नए समाज के बाद वो पेंटिंग करती है, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनती है और अपने निजी फैसले खुद लेने लगती है। वो समझ जाती है कि उसके भी कुछ निजी सपने और इच्छाएं हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। समाज का विरोध, हालांकि उस दौर का समाज उसकी इस नई सोच को एक्सेप्ट नहीं करता, इसके बावजूद एडना रुकती नहीं है और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम की तलाश लगातार जारी रखती है। कंक्लूजन, नोवेल का नाम द अवेकनिंग पूरी तरह से एडना के सफ़र को दर्शाती है। एक ऐसी ज़िंदगी जहां वो पहले सिर्फ सबकी बात मानती थी और वहां से वो एक ऐसी ज़िंदगी तक पहुंचती है जहां वो खुद को पूरी तरह समझ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द नरेटिव टेक्निक इन द अवेकनिंग। केट चॉपिन ने नोवेल में थर्ड पर्सन नरेशन का यूज़ किया है। नरेटर कहानी के इवेंट्स को बाहर से डिस्क्राइब करता है, पर साथ ही वो एडना के अंदर चल रहे विचार और भावनाओं को भी बहुत अच्छे से दिखाता है। फीचर्स ऑफ द नरेटिव टेक्निक्स, थर्ड पर्सन नरेशन, कहानी को सुनाने वाला किरदार खुद स्टोरी के पार्ट नहीं है, बल्कि वो ही शी का यूज़ करके सब कुछ बताता है। सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, नोवेल की भाषा बिल्कुल आसान और साफ है ताकि हर रीडर इसे समझ सके। साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, इसमें कैरेक्टर के अंदर और मेंटल स्टेट का गहरा एनालिसिस किया गया है। रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग, कहानी को असली और सच लगने वाले ढंग से पेश किया गया है। यूज़ ऑफ सिंबलिज्म, गहरे अर्थ को समझाने के लिए सिंबल्स का सहारा लिया गया है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इमोशंस, एडना के हर एक छोटे बड़े इमोशन को बहुत डिटेल में बताया गया है। नरेटर का काम और सिंबल्स, नरेटर रीडर्स को एडना के अंदर चल रहे इनर कॉन्फ्लिक्ट और उसकी आज़ादी की लड़ाई को समझने में मदद करता है। कहानी में उसे यूज़ किया गए सिंबल्स जैसे कि सी, बर्ड्स, पिजन हाउस कहानी को ज़्यादा गहरा और मीनिंगफुल बनाते हैं। केट चॉपिन का मुख्य फोकस एडना के इमोशनल डेवलपमेंट पर है, जिससे रीडर्स उसकी पर्सनल जर्नी को अच्छे से समझ पाते हैं। इम्पॉर्टेंस, ये नरेटिव टेक्निक नोवेल को ज़्यादा रियलिस्टिक, इमोशनल और आसान बनाती है। इसकी वजह से रीडर्स मुख्य किरदार से जुड़ पाते हैं और नोवेल के बड़े मुद्दे जैसे फ्रीडम, आइडेंटिटी और वुमेन्स राइट को समझ पाते हैं। कंक्लूजन, द अवेकनिंग का नरेटिव स्टाइल रियलिज्म, सिंबलिज्म और साइकोलॉजिकल एनालिसिस का एक बेहतरीन मिक्सचर है। ये टेक्निक एडना के खुद की खोज के सफ़र को बहुत असरदार तरीके से दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्विक रिविजन। ऑथर, इस नोवेल के लेखिका केट चॉपिन है। हीरोइन, नोवेल की मुख्य किरदार एडना पॉन्टेलियर है। मेन थीम, कहानी का मुख्य विषय औरतों की आज़ादी और उनकी पहचान मतलब वुमेन्स फ्रीडम एंड आइडेंटिटी है।
सी, समुंदर आज़ादी और खुद की खोज को दर्शाता है। बर्ड्स, चिड़ियाँ आज़ादी और समाज के बंधनों के बीच का टकराव को दिखाती हैं। स्विमिंग, तैरना एडना के आत्मसम्मान और उसकी जागरूकता का प्रतीक है। पिजन्स हाउस, ये छोटा सा घर है जहाँ एडना आज़ाद जिंदगी जीना शुरू करती है। नरेशन, कहानी को सुनाने के लिए थर्ड पर्सन टेक्निक का यूज़ किया गया है। जेनरे, ये नोवेल के फेमिनिस्ट और साइकोलॉजिकल नोवेल की कैटेगरी में आते हैं। टाइटल, नोवेल का नाम एडना को अपने असली रूप को पहचानने के सफ़र को दिखाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द ट्राइबल लाइफ इन पराजा। पराजा एक बहुत मशहूर नोवेल है जो ओडिशा के पराजा ट्राइब की सिंपल और ऑनेस्ट लाइफ को दिखाती है। इसमें उनके ट्रेडिशन, कस्टम्स और रोज़ाना की मुश्किलों मतलब डेली स्ट्रगल्स का जिक्र है। ठीक है, जीवन जीने का तरीका मतलब लिवलीहुड। ट्राइबल लोग पूरी तरह से नेचर, फॉरेस्ट और फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं। वो खेती करते हैं और जंगल से फल फूल या ज़रूरत के सामान कलेक्ट करते हैं। उनकी लाइफ बहुत ही कम्युनिटी फोकस्ड होती है। वो साथ मिलकर फेस्टिवल्स मनाते हैं और फोक सॉन्ग्स गाते हैं। ठीक है, नेचर से रिश्ता, उनके लिए जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है बल्कि उनका घर और सोर्स ऑफ लाइफ है। वो नेचर की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और क्योंकि वही उनका पालन पोषण करती है। स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स, ये लोग बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं लेकिन फिर भी गरीबी में रहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, साहूकार मतलब मनी लैंडर्स, बड़े ज़मींदार और करप्ट ऑफिशियल्स उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। कर्ज के चक्कर में फंसकर बहुत से ट्राइबल फैमिलीज को अपनी ज़मीन तक खोनी पड़ती है जो उनके लिए सबसे दुख की बात होती है। फैमिली और यूनिटी, नोवेल ये भी दिखाता है कि ट्राइबल लाइफ में फैमिली, यूनिटी और पुराने संस्कारों की कितनी बड़ी अहमियत है। मुश्किल वक्त में वो एक दूसरे के साथ देते हैं। कंक्लूजन, ये नोवेल हमें ट्राइबल कल्चर की सुंदरता दिखाने के साथ साथ उनके दुख और एक्सप्लॉयटेशन से भी वाकिफ करवाता है। ये हमें सिखाता है कि हमें इन कम्युनिटीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी तकलीफ़ों को समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन इन पराजा। मेन थीम, पराजा नोवेल का सबसे बड़ा और मेन थीम यही है कि कैसे ताकतवर लोग गरीब और भोले भाले ट्राइबल लोगों के साथ गलत तरीके से पेश आते हैं और उनका शोषण करते हैं। कर्ज का जाल, ट्राइबल लोग बहुत मेहनती होते हैं पर फिर भी गरीब रहते हैं। अपनी ज़रूरतों के लिए उन्हें मनी लैंडर्स से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। साहूकार उन पर बहुत हाई इंटरेस्ट लगाते हैं। इस वजह से ट्राइबल लोग कभी अपना कर्ज चुका नहीं पाते और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। नतीजा ये होता है कि उन्हें अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता है। सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और लैंडलॉर्ड्स भी इन ट्राइबल लोगों की बेबसी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ट्राइबल लोग अनएजुकेटेड होते हैं, उन्हें आसानी से धोखा दिया जाता है। उन्हें अपने अधिकारों का पता नहीं होता, इसलिए वो अपने हक के लिए लड़ नहीं पाते। मेन कैरेक्टर की कहानी, नोवेल का मेन कैरेक्टर है सुकरू जानी, हु इज़ इनजस्टिस और वो इस इनजस्टिस और गरीबी का सबसे बड़ा शिकार बनता है। शुक्रू जानी एक बेहद ईमानदार और मेहनती इंसान है पर इस करप्ट सिस्टम के आगे वो इतना मजबूर हो जाता है कि अपने परिवार तक को इस शोषण से नहीं बचा पाता। सोसाइटी पर क्रिटिसिज्म, ये नोवेल हमारे समाज के उस सच को दिखाती है जहां अमीर होता जाता है और गरीब सिर्फ तकलीफ उठाता रहता है। नोवेल इस सिस्टम की कड़ी निंदा करती है। ठीक है, कंक्लूजन, ये एक बहुत ही पावरफुल नोवेल है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ होने वाले अन्याय को दुनिया के सामने लाती है। ये हमें याद दिलाती है कि समाज में इक्वालिटी, जस्टिस और ट्राइबल लोगों के अधिकारों की रक्षा करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुकरू जानी। सुकरू जानी इस नोवेल का मेन प्रोटोगोनिस्ट मतलब मुख्य पात्र है। वो ओडिशा के जंगल में रहने वाला एक गरीब ट्राइबल फार्मर है जो अपनी फैमिली के साथ एक सिंपल जिंदगी जीता है। पर्सनैलिटी और वैल्यूज़, सुकरू जानी एक बेहद ईमानदार, मेहनती और सिंपल और दयालु मतलब काइंड इंसान है। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है। साथ ही वो नेचर
की इज्जत करता है और अपनी ट्राइबल ट्रेडिशन को दिल से फॉलो करता है। सुखरू जानी के स्ट्रगल्स, गरीब होने की वजह से सुखरू को मनी लैंडर से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। इस कर्ज और शोषण की वजह से वो अपनी ज़मीन खो देता है और उसकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वो इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता। आत्मसम्मान, इतनी तकलीफ़ों के बाद भी सुखरू जानी कभी आसानी से हार नहीं मानता। वो पूरी हिम्मत और आत्मसम्मान के साथ अपना संघर्ष जारी रखता है। उसकी कहानी इंडिया के उन हज़ारों ट्राइबल परिवारों का दुख को दिखाती है जो इस दर्द से गुजरते होंगे। ऑथर का मैसेज, सुखरू जानी के इस कैरेक्टर के ज़रिए ऑथर गोपीनाथ मोंटे ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे इस भ्रष्ट और गलत सामाजिक व्यवस्था में मासूम और मेहनती लोग शिकार बन जाते हैं। ठीक है। कंक्लूजन, सुखरू जानी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और ह्यूमन डिग्निटी का एक बड़ा सिंबल है। वो उन सभी ट्राइबल लोगों का दर्द और संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें उनकी सादगी और ईमानदारी के बावजूद इस समाज में सताया और शोषण किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉन्ग्स एंड कोलोकियल लैंग्वेज इन पराजा। नोवेल की रियलिटी, पराजा नोवेल की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें फोल्क सॉन्ग्स और लोकल भाषा का यूज़ किया गया है। इस वजह से कहानी बिल्कुल सच लगती है और पढ़ने वालों को ट्राइबल लाइफ को अच्छे से समझने में मदद मिलती है। इमोशंस का इजहार, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, ये गाने ट्राइबल लोगों के दिल के जज्बात, इमोशंस को दिखाते हैं। वो खेती करते वक्त, फेस्टिवल्स में, खुशी के मौके पर या फिर मुश्किल दिनों में भी अपने गाने गाते हैं। इन गानों के ज़रिए उनकी खुशी, प्यार, उम्मीद, सफरिंग सब कुछ झलकता है। नेचुरल कन्वर्सेशन, ऑथर ने नोवेल में बिल्कुल सिंपल और लोकल शब्दों का यूज़ किया है। इससे कैरेक्टर्स के बीच की बातचीत बिल्कुल नेचुरल और सच्ची लगती है। ऐसे लगता है कि नहीं कि कुछ बनावटी है। ये पूरी तरह से उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ट्रेडिशन का प्रिजर्वेशन, लोकल भाषा और गानों का यूज़ से उनके पुराने रिवाज और ट्रेडिशन जिंदा रहते हैं। इस नोवेल को पढ़ते वक्त रीडर्स को ऐसा लगता है जैसे वो खुद उन ट्राइबल लोगों के बीच रह रहे हैं। कंक्लूजन, फोल्क डांस सॉन्ग्स और आम बोलचाल की भाषा पराजा नोवेल्स को ज़्यादा इमोशनल, रियल और कल्चरली रिच बनाती है। ये पढ़ने वालों को ट्राइबल कम्युनिटी की ट्रेडिशन और उनके दिल की बातों को समझाने में बहुत मदद करती है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन पराजा एज ए नोवेल इन ट्रांसलेशन। पराजा नोवेल को शुरू में ओडी लैंग्वेज में लिखा था। इसका ऑथर मशहूर राइटर गोपीनाथ मोंटे हैं। बाद में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया ताकि पूरी दुनिया के लोग इसे आराम से पढ़ सकें। एसेंस इज अलाइव, इंग्लिश ट्रांसलेशन ने ओरिजिनल कहानी को बचाया, इसके सभी कैरेक्टर्स और ट्राइबल कल्चर को जिंदा रखा। ये दुनिया को पराजा ट्राइब के लाइफस्टाइल से मिलवाता है, उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस को बहुत अच्छी तरह दिखाता है। ग्लोबल रीच, ट्रांसलेशन से इंडियन लिटरेचर पूरी दुनिया में पहुंचेगा। जो लोग ओडिया नहीं जानते वो भी इस नोवेल को पढ़ सकते हैं। इससे लोग ट्राइबल लोगों का दुख और दर्द को समझ पाएं। माइनर चैलेंजेस, कुछ लोग एक्सप्रेशन का एग्जैक्ट मतलब बदल जाते हैं। ट्रांसलेशन में हर वर्ड का सेम फील लाना मुश्किल है, पर इसके बावजूद नोवेल के मेन मैसेज नहीं बदलता। कहानी का असली सोल बिल्कुल सेम वैसा ही रहता है। कंक्लूजन, पराजा ट्रांसलेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये हमें सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाता है। अच्छा, ये इंडिया के रिच लिटरेचर को प्रिजर्व करने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्विक रिवीजन। ऑथर्स नेम, नोवेल के असली लेखक गोपीनाथ मोंटे हैं। वो एक मशहूर ओडिया राइटर और नोवेलिस्ट हैं। ओरिजिनल लैंग्वेज ये ओडी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। मेन कैरेक्टर सुखरू जानी है। सेटिंग ट्राइबल विलेजेस एंड फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। मेन थीम्स ट्राइबल लाइफ, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, सोशल इनजस्टिस, नेचर। इंपॉर्टेंट फीचर फोल्क सॉन्ग्स, लोकल लैंग्वेज, रियलिज्म। फॉरेस्ट symbolizes life, culture and survival. Land symbolizes identity and dignity. Novel type tribal novel and translated novel. ठीक है।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिस्कस ओकोन्वो एज अ ट्रेजिक हीरो। ओकोन्वो स्टोरी का हीरो है जो बहुत बहादुर और कामयाब इंसान है, लेकिन उसकी अपनी ही कुछ गलतियां और कमज़ोरियां उसकी बर्बादी का कारण बनती हैं, इसीलिए उसे ट्रेजिक हीरो कहा जाता है। हार्डवर्क एंड रेपुटेशन। ओकोन्वो एक बहुत मेहनती इंसान और मशहूर रेसलर है जिसकी वजह से लोग उसकी इज्जत करते हैं, पर उसके अंदर एक डर है। वो अपने फादर की तरह कमज़ोर या लेज़ी नहीं बनना चाहता। मेजर वीकनेस। उसके कैरेक्टर में दो बड़ी कमियां हैं, उसका प्राइड और उसके फेयर ऑफ फेलियर। वो हर वक्त मैस्कुलिनिटी मतलब मर्दानगी दिखाने की कोशिश करता है ताकि कोई उसे कमज़ोर ना समझे। रॉन्ग डिसीजन। अपने प्राइड के चक्कर में, अपने गर्व के चक्कर में वो कई गलत फैसले लेता है। वो जिसे वो बेटे जैसा मानता है। इकिम्यूफ्यूमा कुछ ऐसा नाम है, जो उसको खुद मार देता है ताकि लोग उसे बुज़दिल ना कहें। साथ ही वो अपने बेटे न्योय के साथ भी बहुत ज़्यादा सख्त रहता है, जिस वजह से उसका रिश्ता टूट जाता है, उन दोनों का रिश्ता टूट जाता है। ठीक है। द क्लास विद colonialism. He cannot accept the changes brought by British missionaries and colonial rule to Igbo society. जब ब्रिटिश मिशनरीज और कॉलोनियल रूल उनके इग्बो सोसाइटी में बदलाव लाते हैं तो ओकोन्वो उन चैलेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पुराने तौर तरीकों को बचाना चाहता है और पर अकेला पड़ जाता है। कंक्लूजन। फीलिंग हेल्पलेस ही कमिट्स सुसाइड विच इज़ अ ट्रेजिक एंड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टेड मैन। जब उसे लगता है कि वो अब कुछ नहीं बदल सकता, उसकी कम्युनिटी बदल चुकी है, वो सुसाइड कर लेता है। एक इतनी ताकतवर और रिस्पेक्टेड आदमी के साथ अंत होना ही, एक रिस्पेक्टेड आदमी का ऐसा अंत होना ही उसे एक ट्रेजिक हीरो बना देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन थिंग्स फॉल अपार्ट। कॉलोनियलिज्म इस नोवेल का एक सबसे मुख्य विषय है। ये दिखाता है कि कैसे ब्रिटिशर्स के आने से इग्बो लोगों की सदियों पुरानी ट्रेडिशनल ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। नए बदलाव और टकराव। ब्रिटिशर्स अपने साथ नया धर्म, क्रिश्चियनिटी, नए कानून, स्कूल्स और कोर्ट्स लेकर आए। कुछ गांव वालों ने इस बदलाव को मान लिया, जबकि बाकी पुरानी परंपराएं पर टिकी रहे। इससे परंपराओं और समाज में आपसी झगड़े हो गए। लॉस ऑफ यूनिटी एंड लीडरशिप। गोरे लोगों के आने से इग्बो सोसाइटी की आपसी एकता कमज़ोर हो गई। उनके पुराने रिवाज, विश्वास और उनके पुराने लीडर सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो गए। ओकोन्वो का विरोध। ओकोन्वो ने इन बदलावों का बहुत ज़्यादा विरोध किया, पर वो उन्हें रोक नहीं पाया। वो बहुत निराश हो गया क्योंकि उसके अपने गांव के लोग ही उसका साथ देने से पीछे हट रहे थे। कंक्लूजन ये कहता है कि कॉलोनियलिज्म ने उनके कल्चर, धर्म और एकता को बर्बाद कर दिया। ये पॉइंट उस दर्द को दिखाता है कि जब कोई अपनी पहचान और परंपरा को खो देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड चेंज। इस नोवेल का एक सबसे बड़ा और मुख्य थीम है ट्रेडिशन और चेंज के बीच का टकराव। नोवेल दिखाता है कि कैसे एक पुरानी संस्कृति के सामने जब नया कल्चर आता है तो दोनों में टकराव होता है। द इग्बो वे ऑफ लाइफ। द इग्बो पीपल फॉलो ट्रेडिशनल कस्टम्स, रिलीजन्स एंड सोशल रूल्स। ब्रिटिश लोगों के आने से पहले इग्बो कम्युनिटी के लोग अपने पुराने रस्म और रिवाज, अपने धर्म और समाज के नियमों को फॉलो करते थे। उनकी पूरी ज़िंदगी खेती बाड़ी मतलब फार्मिंग, फेस्टिवल्स और एंसेस्टर्स को इज्जत देने के आसपास घूमती थी। अराइवल ऑफ ब्रिटिश मिशनरीज। जब ब्रिटिश मिशनरीज वहाँ आते हैं तो वो अपने साथ क्रिश्चियनिटी और जीने का नया ढंग लेकर आते हैं। जब समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है, कुछ लोग जैसे ओकोन्वो का बेटा इस नए बदलाव को अपना लेता है, ताकि जबकि ओकोन्वो जैसे लोग इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ डिवीजन। इस सोच के फ़र्क की वजह से घर, परिवार और पूरे गांव में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जो लोग सदियों के साथ रह रहे थे वो अब दुश्मन बनने लगते हैं। इस वजह से उनका पुराना ट्रेडिशनल तरीका धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा है। कंक्लूजन। द नोवेल टीचेस दैट चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। नोवेल हमें ये सिखाता है कि बदलाव ज़िंदगी का एक हिस्सा है और
उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई बदलाव बहुत अचानक और ज़बरदस्ती थोपा जाए तो उससे लोगों में डर पैदा हो जाता है। आपस में टकराव होता है और लोग अपनी पुरानी पहचान को खो देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवर्ब्स इन थिंग्स फॉल अपार्ट। अचेबे ने बहुत सारी कहावतें यूज़ की हैं क्योंकि ये इग्बो संस्कृति का बड़ा हिस्सा है। ठीक है, दिख रहा है ना। प्रोवर्ब्स छोटी और समझदारी भरी बातें होती हैं जो लाइफ लेसन सिखाती हैं और बातचीत को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द पाम ऑयल। प्रोवर्ब्स आर पाम ऑयल विद विच वर्ड्स आर ईटन। अचेबे ने लिखा है कि प्रोवर्ब्स वो पाम ऑयल है जिससे बातों को आसानी से खाया जा सकता है। ये भाषा को सुंदर और असरदार बनाती हैं। विजडम एंड वैल्यूज़, इनसे लोगों की समझदारी और उनके वैल्यूज़ का पता चलता है जिससे रीडर्स को अफ्रीकन कल्चर समझाना आसान हो जाता है। कंक्लूजन, प्रोवर्ब्स यूज़ करने से नोवेल रियलिस्टिक लगता है और इग्बो कम्युनिटी का कल्चर हेरिटेज हमेशा जिंदा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द मेजर ट्रेट्स ऑफ ओकोन्वो पर्सनैलिटी। ओकोन्वो इज द स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टेड इग्बो मैन नोन फॉर ब्रेवरी। ओकोन्वो इग्बो सोसाइटी का एक ताकतवर और इज्जतदार आदमी है। गुड क्वालिटीज, हार्ड वर्किंग, वो दिन रात बहुत मेहनत करता है। ब्रेव, वो बहुत ब्रेव है। वो रेसलिंग और वॉर में सबसे ज़्यादा आगे रहता था। डिटरमाइंड, वो जो सोच लेता था उसे पूरा करता था। रिस्पॉन्सिबल, वो अपने गांव की जिम्मेदारी उठाता है। सक्सेसफुल फार्मर, वो खेती से वो एक अमीर इंसान बनता है। गुड लीडर, लोग समाज में उसकी बात मानते हैं। द वीकनेस, प्राउड, उसका घमंड उसे किसी की नहीं सुनने देता। ठीक है। शॉर्ट टेम्पर्ड, वो बहुत जल्दी अपना आपा खो देता है। एंग्री, वो हर बात पर एकदम गुस्सा दिखाता है। फेयर ऑफ फेलियर, उसे अपने फादर जैसे नकारा नहीं बनना था, उसका डर था उसे। टू स्ट्रिक्ट विद फैमिली, वो घर पर बहुत ज़्यादा सख्ती करता था। द डाउनफॉल, उसकी कमजोरियां ही उसकी मौत का कारण बन गई। ठीक है। क्विक रिवीजन, ऑथर कौन थे? चिनुआ अचेबे, पब्लिश्ड 1958 में। एक सेकेंड। हीरो ओकोन्वो, सेटिंग यूमोफिया, नाइजीरिया। मेन थीम colonialism, tradition change, family pride. Important symbols: fire, yams, locust. Proverbs. Narration third person. Okonwo brave but proud and short tempered. Main conflict: tradition versus change. Ending: Okonwo dies by suicide after failing to stop colonial rule. ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।